सो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे बीए थर्ड ईयर सोशियोलॉजी पेपर 2, मतलब कि बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। विस्तार से एक एक मुद्दे को आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आने वाले समय में इन सभी जो है चैप्टर्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं इनकी वीडियोस देने का प्रयास भी रहेगा। कोशिश यही रहेगी। ओके, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियो मैं देता रहता हूँ और आपके सामने लाइव भी प्रस्तुत होता रहता हूँ। तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी छात्र छात्राएं जुड़ चुके हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में चलिए जय माता दी ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पहले से आकर के गुड इवनिंग, प्रणाम सर, सही धन्यवाद आप सभी का। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत जनरली बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं हेतु यह लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये सभी लोगों को पता होगा, तो इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। सोशियोलॉजी कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। द्वितीय प्रश्न पत्र का मतलब क्या होता है? पेपर 2। क्या? पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 आपका होता है, चाहे आपकी परीक्षा लिखित फॉर्म में हो, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। हालांकि अधिकतर विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं लिखित फॉर्म में होती हैं, तो लिखित फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों को लेकर के मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। मतलब जब भी आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तब बीच बीच में ऐसे जो ऑब्जेक्टिव जहां से बनने होते हैं उनको भी बताते हुए चलूँगा, और कैसे प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप के पूछे जाते हैं उसको बताऊँगा। पिछले 10 सालों में कैसे कैसे प्रश्न बन रहे हैं उनको भी देखने का प्रयास, उसको देखने के तदुपरांत ही मैं सिलेबस के साथ साथ उन जो मान लेते कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो कि सिलेबस से भी बाहर होते हैं, तो आपके सिलेबस में वो चीज़ें लिखी नहीं होती लेकिन फिर भी वह जुड़ी होती हैं आपके सिलेबस से, लेकिन वो बातें आपको नहीं पता होती हैं। यह बात उसी को पता होती है जो लगभग पिछले 4-5 साल या 10 साल के प्रश्न पत्रों को देखता है सही से। तो इसको मैं देखूंगा और आप लोगों के समक्ष उसको बताने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप सभी लोग सिलेबस देखें। अगर आपके पेपर का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात है मैं बता दूं, अगर आपके पेपर का नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धति, अगर आपके पेपर का नाम है सामाजिक अनुसंधान पद्धति मीन सोशल रिसर्च मेथड, अगर आपके पेपर का नाम सोशल रिसर्च मेथड है, चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो, बीए फर्स्ट ईयर में हालांकि देगा नहीं, चाहे आप बीए सेकंड ईयर में हो, चाहे आप बीए थर्ड ईयर में हो, चाहे आप एमए वगैरह कर रहे हो सोशियोलॉजी से, तो वहाँ पर भी आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा विस्तृत फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात देख लीजिएगा, सामाजिक अनुसंधान पद्धति आपके अगर पेपर का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, तो डेफिनेटली बता दूँ यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दूँगा आज की वीडियो के अंतर्गत। यही जो है मुद्दा आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है। सोशियोलॉजी की बात की जाए तो सोशियोलॉजी में अगर कुछ भी टफ लगता है तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आते थे भी और आते हैं भी। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर भी एसएमएस करते हैं कि सर जी ये बताइए सोशियोलॉजी में क्या मैथ आती है, शिक्षा शास्त्र में क्या मैथ आती है, या फिर अन्य किसी जैसे कि आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में आपको रिसर्च वाली चीज़ों को देखना पड़ेगा। और जब भी आप किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपको जो है कहीं ना कहीं पे मैथ आती है, और वह मैथ जो होती है लगभग कक्षा 10 की क्लास की या 9 की क्लास की होती है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? माध्य, माध्यिका, मानक विचलन, बहुलक, ये सब पढ़ते हैं, सारणियन पढ़ते हैं। ये सब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कक्षा 10 में या कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा गणित में, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। तो गणितीय दृष्टि से नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पर आपको कोई सारणी बनानी हुई तो उनको स्तंभों में पंक्तियों में कैसे विभाजित करना होता है। कोई आपको मान लेते हैं आप टीचर बने आगे चल करके, या फिर कोई आप सोशल मतलब समाज के किसी मुद्दे पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आखिरकार रिसर्च कर रहे हैं तो जो डाटा आप संकलन कर रहे हैं उस डाटे को किस प्रकार से मैनेज करेंगे, एक सारणी बनाएंगे, उसमें कुछ क्रमांक वगैरह डालेंगे, पद्धति डालेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे ना। कोई मुद्दा आप बनाएंगे तो उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखने का प्रयास करेंगे, तो उसी व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए यह मुद्दा पढ़ाया जाता है, यह पेपर पढ़ाया जाता है। ठीक, जनरली यही चीज़ें हैं कि आप आगे चल करके अगर रिसर्च वगैरह करते हैं इससे, या फिर पीएचडी करते हैं, नेट करते हैं, तो आपको यह चीज़ें मदद देगी आपको वहाँ पर। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर देखना होता है और पढ़ना होता है। हर एक विषय वस्तु में, अधिकतर विषय वस्तु में ये पद्धतियाँ पढ़नी होती हैं। ठीक, तो उसी श्रृंखला में ये आता है। एजुकेशन में भी आप पढ़ते हैं, ठीक है, एजुकेशन में भी आपको यह पढ़ना होता है। और साथ ही साथ बात की जाए एजुकेशन के साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्तों बात की जाए अगर, तो यहाँ पर भी पढ़ना होता है आपको समाजशास्त्र में। तो समाजशास्त्र के सेकंड पेपर में और शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर में आप इसको देखते हो क्या? सामाजिक अनुसंधान पद्धति, बिल्कुल आप लोग सभी लोग देखते होंगे। तो यहाँ पर हम इसको देखने का प्रयास आपको बताएंगे कि आखिरकार माध्य क्या होता है। यही जनरली जो आपका ये इकाई 5 यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, यही इकाई 5 में ही आपके सवाल वगैरह सब आते हैं। ठीक,
और एक सवाल 2 सवाल तो जनरली एग्जाम से पूछे आते हैं जो कि बड़े सहज होते हैं। अगर वो एक बार आपने पता कर लिया तो अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे और अच्छे तरीके से आप कम समय में अधिक मात्रा में कर पाएंगे। अगर नहीं पता है, अगर इसको मान लेते छोड़ ही देते हो तो कोई ऐसा नहीं कि आपका पेपर ही पूरा छूट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और भी उसको जो है ऑप्शन करके जो है आपको देगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्रश्न ये दे दिया गया, उसके अथवा करके दूसरा प्रश्न जो है लिखित थ्योरी में दे दिया गया, लेकिन जानना आपको अति आवश्यक पड़ेगा। इसको तो मैं बता दूंगा, विस्तार से समझाऊंगा। हालांकि अब मैं जो है इस पर चलता हूं, नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर 5 मिनट हो गए आपने कुछ बताया भी नहीं, लेकिन यह बताना भी बहुत ज़रूरी था। तो जो भी कमेंट करेंगे तो उनके लिए मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यह बताना अनिवार्य था इसलिए हमने बताया। ठीक है, चलिए नवीनतम पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान रखेंगे, नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ते हैं। आपका सिलेबस जो है 5 इकाइयों में बटा हुआ, इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इकाई 4 और इकाई 5। बात करते हैं इकाई 1 में क्या पढ़ना है हमको। इकाई 1 में सामाजिक अनुसंधान का अर्थ पढ़ना है, और उसके बाद में उसका कार्यक्षेत्र पढ़ना है, और उसके बाद में उसका महत्व पढ़ना है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च। क्या अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिसर्च, मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, डेफिनेशंस ऑफ सोशल रिसर्च एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल रिसर्च, ये पढ़ना है हमको। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, कार्यक्षेत्र होता है, महत्व मतलब होता है इंपॉर्टेंस, अर्थ मतलब होता है मीनिंग, और का मतलब होता है आप, का की मतलब क्या होता है आप, और किसका, तो सामाजिक अनुसंधान का अर्थ देखेंगे, सामाजिक अनुसंधान का कार्यक्षेत्र देखेंगे, कहाँ कहाँ पर इसका कार्य होता है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं सामाजिक अनुसंधान पद्धति का या सामाजिक अनुसंधान का, और इसका महत्व क्या होता है समाजशास्त्र की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसको भी हम दृष्टिपथ रखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें, सारे मुद्दे आपके क्लियर करने का प्रयास रहेगा। जैसे चैप्टर वाइज वीडियो आपको दूंगा, विस्तार से बताने का प्रयास करूँगा। आगे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आगे आप पढ़ेंगे अवधारणा। रिसर्च मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए अनुसंधान मतलब सीधा सीधा क्या होता है रिसर्च, और रिसर्च ही इसमें देखना है आपको। ठीक है, हर एक मुद्दे में आप रिसर्च करते समय जो तमाम सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, कैसे विधि करें, रिसर्च की कौन सी विधियां होनी चाहिए, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करें तो आखिरकार उनमें कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करें, पद्धति प्रविधि क्या होती है, और व्यक्तिगत पद्धति क्या होती है, प्रतिदर्श पद्धति क्या होती है, कई प्रकार की चीज़ें होती है, नमूनाकरण क्या होता है, तमाम सारी चीज़ें होती हैं, सब केवल केवल रिसर्च से जुड़ी हुई होती हैं, सामाजिक अनुसंधान से जुड़ी हुई होती हैं। तो बिल्कुल चिंता ना करो, अपना सारा टेंशन दूर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों, और सारा का सारा फोकस शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप लोग कर दीजिए। अपनी बुक वगैरह लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो भी ठीक ठाक है कि जो है अपनी वो ले लीजिएगा, सीरीज वगैरह जो भी चलती है, और साथ ही साथ शुक्ला स्टडी पॉइंट ज्वाइन करे रहें, आपको अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छे नंबर आपके आएंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं दूसरा मुद्दा क्या है, अवधारणा। अवधारणा और परिकल्पना जनरली एक ही बातें होती हैं। अवधारणा और परिकल्पना जनरली बात की जाए सामान्यतः एक ही बातें होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उस पर हमको नहीं जाना क्या डिफरेंस होता है क्या नहीं होता है। अवधारणा हम पहले समझेंगे, उसके बाद में अवधारणा का निरूपण कैसे किया जाता है, यानी जो है यहाँ पर देखिएगा कंसेप्चुलाइजेशन जो होता है उसी को हम कहते हैं अवधारणा। और फार्मूलेशन मतलब क्या होता है, परिकल्पना, फार्मूलेशन मतलब होता है निरूपण, निरूपण मतलब क्या होता है निगमन या निरूपण, या फिर इसका कैसे उदय होता है, परिकल्पना का बनती कैसे है, परिकल्पना एक प्रकार से कैसे जो है आती है। तो परिकल्पना अवधारणा के बनने के जो चरण होते हैं, कैसे बनती है, क्या होता है, किसी अवधारणा को बनाना है तो कैसे बनती है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर किया जाता है, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से चीज़ें मिला करके हम करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। यानी कंसेप्ट, इसकी मीनिंग क्या होती है, यहाँ पर इसका मीनिंग हमने अंग्रेजी में बता दी थी, अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, कंसेप्चुलाइजेशन एंड फार्मूलेशन मतलब कि फार्मलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, परिकल्पना होता है, और ये कंसेप्चुलाइजेशन मतलब होता है अवधारणा। तो भाई फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निरूपण कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम अवधारणात्मक विषय वस्तु पर देखने का प्रयास करेंगे, अवधारणा क्या होती है। ये दो मुद्दा हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे, किसमें दो मतलब किसमें विधि प्रविधि वगैरह जो कुछ भी होती है इसमें देखने का प्रयास रहेंगे, इसमें दूसरे पॉइंट के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेबस मैंने तो आपको बता ही दिया, सिलेबस बता ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा तो अपनी अध्ययन की सुविधा के हिसाब से, आपके अध्ययन की सुविधा के हिसाब से उसको कैटेगराइज करूंगा कि हाँ कौन सा चैप्टर किस में फंसेगा। तो उसमें चिंता ना करें, चैप्टर 1 का मतलब होगा आपका क्या कि एक प्रकार से पहली वीडियो, चैप्टर 2 मतलब दूसरी वीडियो, चैप्टर 3 मतलब तीसरी वीडियो, इस प्रकार से जो है करूँगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका तीसरा, वैज्ञानिक विधि।
वैज्ञानिक विधि वगैरह जो होती है, यानी कि सिग्निफिकेंस बोल रहा हूँ, साइंटिफिक मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। साइंटिफिक यानी जो वैज्ञानिक विधि या प्रविधि होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या होती है, जनरली एकदम से डीप में जाकर के आपको बताएंगे। एक भी प्रश्न वहाँ से नहीं छूटेगा आपका। जनरली एग्जाम से प्रश्न क्या पूछा जाता है, सामाजिक अनुसंधान के अर्थ को लेकर के, कार्यक्षेत्र और महत्व को लेकर के एग्जाम्स में लगातार एक प्रश्न बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग कौन सा चैनल देख रहे हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दबा करके। चलिए फटाफट से मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है आपको भी और मुझे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकाई 2 में हम प्रवेश करते हैं। इकाई 2 में हमने प्रवेश लिया मेरे प्यारे दोस्तों। इकाई 2 में मैं प्रवेश करता हूँ। इकाई 2 में जैसे प्रवेश किया, हमारे सामने क्या गया, सामाजिक अनुसंधान की तकनीकी, यानी क्या, टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च की कौन कौन सी तकनीकी या फिर कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, उन टेक्निक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो टेक्निक्स ऑफ सोशल रिसर्च अंग्रेजी वालों ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अनुसंधान की तकनीकी हिंदी वालों के लिए है। ठीक, दोनों भाषाओं में हमने लिख दिया है, जिसमें भी आपको अच्छा लगे समझने में उसको समझिएगा। प्रेक्षण या निरीक्षण, दो अर्थ होते हैं किसके, ऑब्जर्वेशन के। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, प्रेक्षण या फिर निरीक्षण, किसी घटना का या फिर किसी मुद्दे का, किसी घटना या फिर किसी मुद्दे का वहाँ पर जा करके अच्छे तरीके से डीप में जा करके अध्ययन करना ही निरीक्षण कहलाता है। निरीक्षण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब होता है देखना या फिर अवलोकन करना। क्या, देखना या अवलोकन करना। तो उसी प्रकार से हम प्रेक्षण या फिर निरीक्षण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो किसी मुद्दे का या फिर किसी मतलब कोई अनुसंधान आपको करना है, तो वहाँ पर आप जा करके और उसके बाद में अच्छे तरीके से उसको देखें कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, तो वो होगा निरीक्षण आपका। ठीक, कहते हैं कि हाँ इस मुद्दे का निरीक्षण करने जा रहे, तो ऑब्जर्वेशन मतलब होता है निरीक्षण। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली, क्वेश्चन नायर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन नायर कहते हैं। प्रश्नावली का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बड़ी विषय वस्तु है उसको छोटी विषय वस्तु में आपको बताना, जैसे कि बात की जाए। क्वेश्चन नायर का सीधा सिंपल आप समझ लीजिए, जैसे यह सिलेबस जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन नायर पद्धति का ही एक प्रकार से परिणाम आप देख सकते हैं या मान सकते हैं। क्योंकि एक बड़ी विषय वस्तु अर्थात पेपर में जो चीज़ें बताई जाएंगी, ये सारे के सारे जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं कहीं ना कहीं पे परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं, और जो जितने बोर्ड पर चीज़ें लिखी गई हैं यह परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसीलिए जब यह परिभाषिक शब्दावलियाँ हैं तो इनको छोटे छोटे भागों में हम लिखे हुए हैं बोर्ड पर। ये पूरा का पूरा पेपर आपके एक ही वीडियो के अंतर्गत समाहित हो चुका है। लेकिन बात की जाए जब चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे तो मतलब हो सकता है कि 20 वीडियो या 25 वीडियो लग जाए। तो कहीं ना कहीं पे ये जो आपकी पद्धति है, यानी कि एक ही वीडियो के अंतर्गत सारी की सारी चीज़ों को बता दें। मतलब इस सिलेबस जो होता है पूरे के पूरे पाठ्यक्रम का क्या होता है, ढांचा होता है, सांचा होता है, और वही कार्यक्रम का क्या करता है, प्रश्नावली करती है, अर्थात क्वेश्चन आयर। किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटे ढंग से यानी कि जो है आप बांट लीजिए कि हाँ ये चीज़ें होती है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारी चीज़ें जो है बिखरी हुई हैं, अब उसको आपने एक सारणी में कर लिया, और सारणी में करने के बाद में आपने 1 2 3 4 नंबर डाल दिया, तो ये सब चीज़ें होती है आपकी प्रश्नावली सेट करना। अब उसमें आप देख लीजिए कि हाँ कौन सी प्रश्नावली। आप देखते नहीं कि चैप्टर जब शुरू होता है किताब पढ़ने के लिए तो उसमें प्रश्नावली दी होती है। प्रश्नावली में आप देखते हैं सिलेबस में कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जो है इस पेज से इस पेज तक ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से जो बड़ी विषय होती है पूरी की पूरी पुस्तक की जो समरी दी होती है, मतलब सार दिया होता है कि हाँ क्या क्या पूरी पुस्तक के अंतर्गत है, वो प्रश्नावली के अंतर्गत जो है समाहित कर दिया था। तो वही होती है आपकी प्रश्नावली। हम समझेंगे क्या होती है प्रश्नावली आगे चल करके। नेक्स्ट आपका साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची को क्या कहते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल कहते हैं। इंटरव्यू शेड्यूल के बारे में हम चर्चा करेंगे। या आखिरकार इंटरव्यू शेड्यूल जो होती है वह क्या होती है, साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार में क्या होता है, कोई मुद्दा है या फिर कोई रिसर्च आपको करनी है, तो किसी व्यक्ति से जा करके आप उसके सामने बैठ करके उससे उस मुद्दे के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आप अच्छे तरीके से उससे क्या लें, जो है सारी चीज़ें प्राप्त करें। तो वही होता है आपका साक्षात्कार अनुसूची। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। अगला है आपका वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति होती है कि किसी मुद्दे पर, कोई बड़ा मुद्दा है, उस बड़े मुद्दे की, जैसे मान लेते हैं कि जो है कोई बड़ा मुद्दा है, मान लेते हैं कि सभी मनुष्य के बारे में बात कर लूँ तो मनुष्य जो है सब हैं, लेकिन राम क्या है, मान लेते हैं राम या शिवम, मान लेते हैं मेरा नाम ले लीजिए कि शिवम मैं क्या हूँ, एक अकेला मनुष्य हूँ। मैं भी मनुष्य हूँ, मनुष्य की कैटेगरी के अंतर्गत आता हूँ, लेकिन मनुष्य से बहुत सारे लोग मनुष्य हैं। ठीक, पृथ्वी पर बहुत सारे मनुष्य हैं, उनमें से मैं एक हूँ यानी शिवम शुक्ला। अब मैं बताता हूँ, अगर मेरे ऊपर पर्सनली जो है मेरे शरीर पर शोध किया जाए या जो है एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से अनुसंधान किया जाए मेरे ऊपर, और मेरे ऊपर अनुसंधान करके कोई बात निकाली जाए कि हाँ
शिवम का बाल जो है लगभग बात की जाए 25 सालों पर बिना किसी कमी के, मेरे शरीर में कोई कमी नहीं है, एक वयस्क मनुष्य हूँ और वयस्क मनुष्य के तदुपरांत क्या हो, मेरा बाल मान लेते हैं 18 वर्ष के बाद में पकने लगा। अब 18 वर्ष के बाद में मान लेते हैं मेरा बाल जो है पकने लगा था, तो एक प्रकार से मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक वयस्क मनुष्य जो होगा उसका बाल जो होगा 18 साल के बाद पकने लगेगा। तो मेरे ऊपर केवल रिसर्च किया गया और मेरे ऊपर रिसर्च करने के बाद में ही तमाम सारे मनुष्यों के बारे में बता दिया गया कि हाँ 18 साल के बाद में बाल पकने लगेगा। या फिर बात कर लेते हैं, कोई व्यक्ति हो वह सिद्ध कर दे कि हाँ एक व्यक्ति मरणशील, उसने देखा कि 2-3 व्यक्ति मर रहे हैं, 4 व्यक्ति मरे, तो उसने देखा कि हाँ मनुष्य जो है कहीं ना कहीं पे मरता है, मनुष्य का क्या है मरना, वो मरता ही है। तो क्या हो गई ये, मनुष्य मरता है। तो मान लेते हैं रमेश, सुरेश, मुकेश, दिनेश, इन सभी को एक प्रकार से उसने देखा कि मर गए। अब मान लेते हैं मर गए, अगर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी का नाम अगर है तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मैंने उदाहरण स्वरूप इस बात को बताया है। तो मान लेते हैं वो मर गए। अब इस बात से हम देखें कि हाँ 3-4 लोग मर गए, क्योंकि अभी मनुष्य थे, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। अब सारे के सारे मनुष्य समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 3-4 लोग या फिर एक लोग, तो कहीं ना कहीं पे किसी व्यक्ति पर पर्सनल तरीके से अध्ययन या शोध किया जाए और उस शोध के तदुपरांत किसी बड़े वस्तु के बारे में या किसी बड़े जो है एक प्रकार समूह के बारे में, समाज के बारे में जो है चीज़ें बताई जाएं, वह होती है आपकी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। हम चर्चा करेंगे केस स्टडी मेथड। केस स्टडी आप देखते होंगे कि केस स्टडी की जाती है, किसी पर्सनल व्यक्ति पर, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर केस स्टडी करी जाती है। केस स्टडी का मतलब होता है कि हाँ वो व्यक्ति ऐसा था, आप भी ऐसा करेंगे तो हो सकता है आगे चल करके आपको ऐसे मिले। तो ये होती है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। इसी के अपोजिट जो होती है एक प्रकार से कौन सी होती है, सामूहिक अध्ययन पद्धति होती है। सामूहिक अध्ययन पद्धति में क्या होता है, जैसे हमने सिद्ध कर लिया किसी तरीके से कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। अब हमने सिद्ध कर लिया कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो हम कह सकते हैं कि मुकेश जो है एक मरणशील प्राणी है, या सुरेश एक मरणशील प्राणी है, या इसी प्रकार से निरहु या फिर एक प्रकार से मगरे एक मरणशील प्राणी है। किसी को, या फिर शिवम मान लेते, मेरा ही नाम ले लीजिए, तो कोई व्यक्ति, मृत्यु क्या है, सत्य है। मृत्यु ये जो है क्या है, क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। या फिर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो है जीवन क्या है, महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, इसी प्रकार से कुछ था। आगे चलकर ये तो शायद रामधारी सिंह दिनकर का कलम आज उनकी जय बोल से कविता से था, और मैं आपको बताना कोई दूसरा चाह रहा था। उसमें है कि मृत्यु एक है विश्राम स्थल, हार हार कर या थक थक कर लोग आ गए हैं, इसी प्रकार रामनरेश त्रिपाठी या किसी ने लिखा था। हालांकि आप वो हिंदी की टॉपिक है, उसमें नहीं घुसते हैं। तो यहाँ पर व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति है, तो इसमें एक व्यक्ति पर शोध करके समूह के बारे में बता दिया जाता है, या फिर किसी एक समूह, किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज, किसी एक देश, किसी एक राष्ट्र, किसी एक पर, मतलब हर किसी एक पर, चाहे वह एक समूह ही क्यों ना हो, उस समूह के बारे में अध्ययन करें तब बताएं। एक मान लेते सभी समूहों के बारे में अध्ययन कर लिया, अब उसके बाद में किसी एक समूह के बारे में बता दिया कि हाँ वो समूह ऐसा है। या फिर तमाम सारे लोगों के बारे में जो है मनुष्य पता चलेगा कि मनुष्य मरता है, तो किसी एक व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि हाँ तुम्हें एक दिन मृत्यु आनी है, वो तो निश्चित है। तो ये होता है आपका। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई, तो इतनी मुद्दे आपके क्लियर होंगे। 2 इकाई आपकी समाप्त हो चुकी है। बड़े ही आसानी से हमने इन दोनों इकाइयों के तमाम सारे मुद्दों को समझा। हमने प्रेक्षण, प्रश्नावली, निरीक्षण, इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति इनको देखा, ठीक है, अवधारणा देखा, परिकल्पना देखा, अनुसंधान के अर्थ, कार्य क्षेत्र महत्व, इन सभी को देखते हुए वैज्ञानिक विधि को देखा। अब हमने विस्तार से सारे मुद्दे को समझाया तो नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रकार से आपको ये लग जाएगा कि हाँ आपको सहज लगने लगेगा विषय वस्तु, आपको विषय वस्तु सहज लगने लगी मेरे प्यारे दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इकाई 3 में प्रवेश करते हैं। इकाई 3 में क्या पढ़ेंगे भाई? इकाई 3 में अनुसंधान डिजाइन के बारे में पढ़ेंगे। क्या अनुसंधान करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, डिजाइन किस जो है प्रकार से खाके का तैयार किया, मतलब कि एक प्रकार ढांचा या सांचा, अनुसंधान करने का तरीका बोल सकते हैं। डिज़ाइन कैसे तैयार किया जाता है अनुसंधान का, जैसे कि एक होती वर्णनात्मक डिज़ाइन। क्या होती है वर्णनात्मक डिज़ाइन? मतलब कि डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। मतलब क्या होती है अनुसंधान डिज़ाइन को रिसर्च डिज़ाइन के नाम से आना था अंग्रेजी में। वर्णनात्मक डिज़ाइन में आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है वर्णनात्मक, वर्णन करके किसी चीज़ का, किसी शोध के बारे में वर्णन करके बताया जाए। हम चर्चा करेंगे क्या होती है। नेक्स्ट है आपका खोजपूर्ण प्रयोगात्मक। खोजपूर्ण प्रयोगात्मक डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो इसको अंग्रेजी में एक्सप्लोरेटरी जो है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के नाम से जाना जाता है। इसको देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि खोजपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से, जैसे कि आप देखते हैं पत्रकार वगैरह क्या करते हैं, यही सारी डिज़ाइन का प्रयोग करके शोध वगैरह करते हैं, एक मुद्दे के अंदर तक घुस जाते हैं, ठीक है, और निरीक्षण करके उसके बाद में खोज पूर्ण करते हैं और उसका प्रयोग पहले से कर लेते हैं कि हाँ जो चीज़ें उन्होंने खोजी हैं वह प्रयोगात्मक है या नहीं है, प्रैक्टिकली हैं कि नहीं है, या एक्सपेरिमेंटल हैं कि नहीं है, उसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट है आपका क्या?
नैनदानिक। क्या है? नैनदानिक यानी कि जो है डिग्नोजिस्ट। क्या है? डिग्नोजिस्ट एक प्रकार से डिज़ाइन होती है एक, तो डिग्नोजिस्ट डिज़ाइन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये तमाम सारे मुद्दे हम बता देंगे, नैदानिक क्या डिज़ाइन, नैदानिक डिज़ाइन क्या होती है। चिंता न करें आप सभी लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 3 इकाई आपकी समाप्त हो चुकी है। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? इकाई 4 के बारे में प्रवेश करेंगे, मतलब इकाई 4 में प्रवेश करेंगे। इकाई 4 में जैसे ही हमने प्रवेश किया उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि नमूनाकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। नमूनाकरण या फिर आप इसी को प्रतिदर्श बोल सकते हैं, प्रतिदर्श। ठीक, प्रतिदर्श मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं पे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति आपने यहाँ पर हमने बताया था, उसी से कहीं ना कहीं मैच खाती हुई चीज़ें हैं। तो नमूनाकरण या फिर प्रतिदर्श मान लेते हैं पहले, या फिर पहले हमको मान लेते हैं कोई वीडियो बनानी हुई, वीडियो का पहले हमने खाका तैयार कर लिया, साँचा तैयार किया, या मान लेते हैं कोई ईंट बनाना हुआ, ईंट से पहले क्या एक साँचा बना लेते हैं ईंट का, उसी में फिर मिट्टी भर देते हैं और उसी साँचे में वो ढल जाता है। मतलब साँचा एक प्रकार जिसको आप कहते हैं ना कि साँचा। ठीक, तो साँचा जो होता है अर्थात पहले जब आप कोई मूर्ति वगैरह या फिर मान लेते हैं आप कोई कला बनाते हैं, आर्ट आपने बचपन में बनाया होगा, तो पहले आप पेंसिल से क्या करते थे, इसे डॉट 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 करके इस प्रकार से ऐसे से कर लेते थे। तो उसके बाद में फिर इस पर चढ़ा देते थे सही से, ठीक, या फिर उसमें रंग देते थे। तो पूरा साँचा यही होता है, प्रारूप जिसको आप कहते हैं। तो प्रारूपण वगैरह जो होता है, प्रारूपण भी आप उसको बोल सकते हो, प्रतिदर्श, प्रारूप। तो ये होता है आपका नमूनाकरण। प्रतिदर्श जो होता है, प्रतिदर्श मतलब एक प्रकार से इसको छोटा करके, मतलब कि एक छोटी चीज़ पर शोध की जाती है और बड़ा चीज़ के बारे में बताया जाता है। ये भी कहीं ना कहीं पे व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के ही समकालीन, मतलब उसी के जो है तरीके को फॉलो करती है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक और माध्यमिक डेटा। प्राथमिक और माध्यमिक डेटा में जैसे समंक, प्राथमिक समंक, माध्यमिक समंक, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है डेटा। प्रतिदर्श को क्या कहते हैं? सैंपलिंग, सैंपल कहते हैं ना कि सैंपल ले लो। ऐसे आप दूध नापने कहीं पर गए होंगे, डेयरी पर अगर आप जाएंगे, डेयरी पर क्या होता है, पहले आपके जो है दूध का, आप बाल्टी से दूध लेकर के डेयरी पर पहुंचते हैं, तो वहाँ से एक सैंपल लेगा आपसे जो है दूध वाला जो होगा, और उस सैंपल को क्या करेगा, मशीन में लगा देगा। वहाँ पर कुछ जो है बटन वगैरह दबेगा, और दाबने के बाद में क्या होगा, वो दूध जो होगा मशीन लेगी, और जब दूध के अंदर मशीन, मतलब कि मशीन के अंदर दूध जाता है, तो मशीन मतलब एक प्रकार से उसको देखेगा, मतलब चेक करेगा कि कितने फिल्टर या फिर कितने फैट का दूध है वो। और जब फैट वगैरह निकाल लेगा उसके बाद में पैसा वगैरह बता देगा कितने पैसे का जो है 1 लीटर पड़ेगा। तो वो होता है आपका प्रतिदर्श या फिर सैंपलिंग। तो एक प्रकार छोटी सी चीज़, मतलब कि एक बाल्टी दूध आप ले गए थे, उस एक बाल्टी दूध का पूरा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? एक छोटी सी डिबिया कर रही है, छोटी सी डिबिया का दूध कर रहा है। मतलब थोड़ा सा दूध ले लिया और बाकी पूरे दूध की क्वालिटी बता दी कि हाँ इतने रुपए लीटर है। अब उस सारे के सारे दूध को थोड़ी ना नापना पड़ेगा उसको। तो ये होता है आपका प्रतिदर्श नमूना या फिर नमूनाकरण। ठीक, समझ गए बातें ना? आगे तो ये प्राथमिक और जो है माध्यमिक डाटा समंक, हम इसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका इकाई 5 चैप्टर। इकाई 5 में हम क्या देखेंगे? इकाई 5 में हम डेटा कोडिंग देखेंगे, और डेटा कोडिंग का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन आप डेटा कोडिंग देखेंगे हम। ठीक, और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं यानी प्रस्तुति। तो भाई देखेंगे हम डेटा कोडिंग की प्रस्तुति और डेटा कोडिंग का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन एंड जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कोडिंग। ओके, इन दो मुद्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। उसके बाद में आप देखेंगे टेबल के बारे में। टेबल क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? टेबल क्या होता है? टेबल एक जो है टेबल बनाना नहीं आता कि आप कहते हैं कि आज का टेबल बना दो, या फिर आपको जो है ABCD का टेबल याद है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ को सजाना ही टेबल कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला जिसको आप कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला एक टेबल में फिक्स होती है। आप कहते हैं ना कि इसका टेबल आपको याद है या उसका टेबल याद है, तो एक प्रकार से पहाड़ा आप देखते नहीं, पहाड़ा लिखा रहता है, तो पहाड़े को टेबल बोलते हैं कि हाँ 2 का टेबल आपको याद है या 3 का टेबल आपको याद है। तो वो कहीं ना कहीं पे होता है कि यहाँ एक क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ होता है। तो क्रमबद्धता टेबल में होती है। इसी प्रकार से ग्राफ वगैरह भी बनाया जाता है। ग्राफ बनाना आप सभी लोग जानते हैं, ग्राफ कभी ऊपर गया, कभी धीरे, कभी नीचे, तो ये ग्राफ होता है आपका। ये ग्राफ जो होता है, तो इसको ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। ये भी कहीं ना कहीं पे सामाजिक शोध में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्राफ आपके इस पाठ्यक्रम में संकलित है। उसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप या केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय या माप, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं आप? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, तो सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले हम किसके बारे में? माध्य के बारे में, मतलब मीन के बारे में चर्चा करेंगे। माध्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? माध्य को एक बात किया तो औसत के नाम से भी हम जान सकते हैं। माध्य मतलब क्या होता है? माध्य को औसत भी बोल सकते हैं, कभी कभी औसत भी पूछ लेता है आपसे, माध्य को और भाषा में क्या कहते हैं? माध्य को औसत भी बोल सकते हैं। कैसे मान लेते हैं? एक मिनट में बता दूं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। मान लेते हैं
लिखा है 1 2 3 लिखा है। अब इसका आपसे पूछा कि इसका माध्य क्या है, तो इसका माध्य आपको पता है कि हाँ यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ये 2 माध्य हो जाएगा, 2 माध्य हो जाएगा। लेकिन 2 माध्य कैसे होगा इसको देखिए। अब यहाँ पर मान लेते हैं 3 अंक दिया है, इसमें पूछ लिया कि इन 3 अंकों का या 5 अंक इसमें देख लीजिए, हम इसी में बता दें इसका माध्य ज्ञात करना। मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे देगा आपको 1, 2, 3, इसका माध्य निकालने को मान लेते आपने दे दिया। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी संख्याएं दी हैं उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। उनको जोड़ लिया आपने, फिर जितनी संख्याएं 1 2 3 3 संख्याएं हैं 3 नीचे लिख देंगे। ठीक, मतलब ऊपर क्या कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, मतलब कि पहले हम तीनों संख्याओं को जोड़ लिया, फिर 3 नीचे यानी कि 1 2 3 संख्या थी हमने लिख दिया। तो ये 2 और 1 3 और 3 6 होता है, बराबर क्या करेंगे 6 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या है 3 है, तो 3 1 3 3 2 6, यहाँ पर क्या बचा आपका 2 निकल आया। यही 2 यहाँ पर देखिए ये माध्य है। वैसे बीच का चीज़ ये देखिए, बीच का वैसे पता चल रहा कि हाँ ये माध्य है। थोड़ा सा और अगर बात की जाए, हम थोड़ा सा और अच्छा उदाहरण इसका अगर लें, थोड़ा सा और अच्छा उदाहरण लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा। इसमें तो आपको ऐसे पता चलेगा कि हाँ क्या माध्य होती है। चलिए, तो औसत और माध्य जो होता है लगभग सेम ही जो है प्रोसेस होता है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, 2 4 6 7 और 8 9, कुछ भी हमने ले लिया, 2 4 6 8, या फिर जो है इसको 5 कर लीजिए, एक सिंपल से 5 और 4, कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं उसमें। हमने ले लिया, मान लेते हैं ये चीज़ें ले ली कि हाँ इसका माध्य हमको ज्ञात करना है। और एक और ले लीजिएगा, 3 ले लीजिए, चूँकि जो है माध्य जो निकलता है, जैसे मान लेते हैं 3 इधर हो 3 इधर हो, ये माध्य आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखिएगा क्या निकलता है, ये क्या नहीं निकलता है, अभी देख लीजिए थोड़ा सा। इस सभी को मान लेते हैं हमने जोड़ दिया, इस सभी को मान लेते हैं हमने जोड़ा, जोड़िए सबको, और बटे क्या कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 अंक है, इसको जोड़े। देखिए हम वैसे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी हो सकता है कि ना कटे, तो उसमें वो ऐसे देंगे कि हाँ संख्या कट जाएगी और वही निकल आएगा। 4 3 7 7 5 12 और 12 6 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, 25 और कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 25 और 9 34, 34 और 6 40 और 2 42, 42 ऊपर आएगा, 42 आ गया। और यहाँ पर 7 है, 7 से भाग गया, 7 एकम 7 और 7 छक 42, 6 आ गया। और यहाँ पर भी देखिए आप 3 अंक इधर और 3 अंक इधर, ये 3, ये जो 6 आपका निकला ये माध्य निकला। चाहे तो ट्रिक से आप पता कर लीजिए कि हाँ 6 होता है, बट आप ऐसे लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा, ऐसे आपका गलत भी हो सकता है ट्रिक वाले में। आप ये 6 देखिएगा, ठीक है, तो ये 6 आ रहा है, 7 छक 42 यानी 6 आपका क्या निकल गया, माध्य, यानी समांतर माध्य आपका क्या निकला 6 निकल गया। तो ऐसे ही आपको दिया जाएगा लगाने के लिए, तो आप बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। लगभग 3 4 नंबर का 5 नंबर का प्रश्न ऐसे दे दिया था, 2 नंबर का भी आता है, तो बिल्कुल आप बड़े आसानी से एक ही सवाल समझने के बाद में कोई भी सवाल पूछेगा आप कर लेंगे बड़े आसानी से। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये माध्य हो गया आपका। नेक्स्ट आपका क्या है, माध्यिका है। माध्यिका क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्यिका जो होती है, माध्यिका जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो सीरीज दी होती है आपको, उसको आपको अवरोही यानी घटते क्रम में करके चाहे बढ़ते क्रम में करके आपको एक सीक्वेंस में रख करके उसका जो है एक प्रकार से माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालनी कैसी होती है, इसको एक चैप्टर सेपरेट चैप्टर में मैं बता दूंगा माध्यिका, क्योंकि लंबा हो जाएगा। बहुलक अभी बताना पड़ेगा, बहुलक तो ऐसे सहज है, बहुलक आप बता दूँ, बहुलक क्या होता है। बहुलक मान लेते हैं 1 2 3 2 4 2 5 2। अब मान लेते हैं इसमें देखिए सीरीज में पूछेगा कि सीरीज में दी गई सीरीज में बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 1 बार, 2 2 बार, 2 2 3 बार, 2 4 बार, मतलब यहाँ पर 2 संख्या जो है लगातार इस सीरीज में 2 लगभग 4 बार आया है। और जो संख्या अधिक बार आती है, जैसे मान लेते हैं 3 2 बार आया था, 3 इसमें और 2 1 2 बार आया था, तो 3 नहीं होता। जो संख्या अधिक बार आएगी उसी को क्या कहते हैं, बहुलांक कहते हैं या फिर बहुलक कहते हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पर। तो बहुलक थोड़ा सहज था और माध्य थोड़ा सहज था, तो हमने बता दिया। अब जो यहाँ पर माध्यिका है ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है, इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा, माध्यिका के तमाम सारे चैप्टर्स। वैसे माध्य भी अभी खत्म नहीं हुआ आपका, बट आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत एक प्रकार से डाटा लगा होगा। सवाल एक एक करके कौन से एग्जाम से प्रश्न पूछे गए, उस सवाल को आपको हल करवा करके अच्छे तरीके से एक दिन बता दूंगा कि माध्य क्या होते हैं, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होता है और मानक विचलन क्या होता है, यानी स्टैंडर्ड जो है एक प्रकार से क्या होता है डिविजन्स होते हैं, वह क्या होते हैं, इसको बताने का प्रयास करूंगा। मानक विचलन, बहुलक, माध्यिका, ये सब क्या होती हैं, इनको हम विस्तार से टेबल, ग्राफ कैसे, सार्डियन कैसे होता, सारणी कैसे बनाई जाती है, उसको सभी को बताने का प्रयास करूंगा। तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी।
बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए? अगर क्लियर हुए तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जय माता दी, आई लव यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे दोस्तों। अन्य सब्जेक्ट की पेपर 3 की भी जल्द दे दूंगा। पेपर 1 का जो इसका सिलेबस है वह पहले से अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। पेपर 1 का सिलेबस पहले से अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट जल्द ही बना दूंगा, प्लेलिस्ट जल्द बना दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। और जल्द ही इसके और तमाम सारे चैप्टर्स की वीडियो देने का प्रयास रहेगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। हिंदी साहित्य का सिलेबस अपलोड कर दिया गया सारा का सारा। ज्योग्राफी का जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें आप सभी लोग। संस्कृत का भी हमने शायद अपलोड कर दिया है, संस्कृत का अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में और भी तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश का भी दे देंगे और उसके बाद में शिक्षा शास्त्र का दे देंगे। ओके, और बताइए फटाफट से और भी कौन सा सब्जेक्ट आपका बच रहा है? पॉलिटिकल साइंस का दे देंगे, इकोनॉमिक्स का दे देंगे, मध्यकालीन इतिहास का दे देंगे, बिल्कुल प्राचीन इतिहास का भी दे देंगे, बहुत सही। और तमाम सारे सब्जेक्ट का मैं दे दूंगा जल्द ही आपके सामने, तो बिल्कुल चिंता आप सभी लोग ना करें। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।